हेलो एवरीवन। थैंक यू सो मच इतने अच्छे रिस्पांस के लिए। पिछले एथिक्स वाली वीडियो में मैं अल्टरनेट डेज पर लेकर के आऊँगा वीडियो, जैसा कि मैंने कहा था, लेकिन मैं कल ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ ज़्यादा ही काम आ चुका था। तो ये वीडियो आज अपलोड हो रहा है और आज शाम या रात तक एथिक्स का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए मतलब आपका जो शेड्यूल जो मैंने बताया था उस शेड्यूल के हिसाब से ही चलूँगा। तो आज हम लोग डील करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस के जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जहाँ से चीज़ें पूछे जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और साथ में जहाँ पर चांसेस रहेंगे कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन आता, मतलब मान लीजिए कि अगर आपने पूरा सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा है ढंग से, आपको फिर भी नहीं पता है, तो बेसिक अगर आपको नॉलेज है तो आप 25 मार्क्स में से कुछ ना सही आप 18+ स्कोर कर पाए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 25 में से 25 आप स्कोर कर लेंगे, बट 25 में से 18+ स्कोर करने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि हाँ, इतना इतना हर एक बच्चे का आ जाए, मिनिमम जो मैं कह रहा हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा मार्क्स जो 7 मार्क्स हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू विल प्रैक्टिस एंड हाउ मच यू विल डू। ओके, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप रिविजन करेंगे, उसके ऊपर वो चीज़ डिपेंड करेगी। सो जो लोग अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, मतलब ज्वाइन नहीं किया, सो प्लीज़ मेक श्योर करिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बुक्स वगैरह हैं, नोट्स वगैरह हैं, और वहाँ पर आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझसे वहीं पर पूछ सकते हैं। वहाँ का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करके, डिस्कशन ग्रुप भी वहीं पर बना हुआ है मैकेनिकल वाइटामिन का। टेलीग्राम का जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत बेसिक टॉपिक है, और आपको जो ध्यान देना है वो बेसिक टॉपिक पर ही ध्यान देना है। ठीक है, मेन जो है आपका फोकस होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका बेसिक क्रिस्टल क्लियर रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट को आप समझ पाएंगे। ठीक है, आज पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, क्या होता है मैनेजमेंट। उसके बाद मैनेजमेंट में लेवल्स कौन कौन से होते हैं, लेवल्स के फंक्शंस वगैरह ये सब पढ़ेंगे, और फेल्स के कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। ओके, तो ये सब डिस्कस करने के पहले पहले एक बार गो थ्रू करते हैं हमारे CSIR के जो आपका सिलेबस है उसमें क्या क्या दे रखा है। उसमें दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोल है, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिज़ाइन, जॉब चेंज, रिक्रूटमेंट, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, नेगोशिएशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेलीगेशन, वर्किंग एंड नेटवर्किंग, एंड देन प्रोजेक्ट अप्रेजल, करियर एडवांसमेंट, प्रोक्योरमेंट स्टोर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। इतना ही है। तो एक बार ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि मैं बहुत आसानी से और बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा, जैसा कि पिछले वीडियो में सजेस्ट किया था। तो पहले तो कुछ बातें जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, ये पूरा अच्छी तरीके से टॉपिक डील करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 3 साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने ज़रूरी हैं। वन इज़ योर पीटर पीटर ड्रकर Peter Drucker, first name. The second name is Henry Fayol, and the third name is your Taylor. ये 3 नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट को डील करने के पहले। यहाँ पर जो पीटर ड्रकर हैं, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर स्पेस कम है लिखने के लिए, तो आप प्लीज़ सुनिए, इस बात को ढंग से सुनिए ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। सॉरी। फादर ऑफ मैनेजमेंट जो कहा जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट वो कहा जाता है पीटर ड्रकर को, और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट जो कहा जाता है वो कहा जाता है हेनरी फेल को। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है किसको, टेलर को। वापस से, पीटर ड्रकर किसके, मैनेजमेंट, सेकंड कौन सा हुआ, मॉडर्न मैनेजमेंट, थर्ड कौन सा हुआ, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये 3 तरीके के मैनेजमेंट के जो फादर हैं उनका नाम आपको जानना जरूरी कि कौन उनको उसको फाउंड किए थे, कौन कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुई थी एंड ऑल। पीटर ड्रकर, हेनरी फ्योल एंड फेडरिक टेलर पूरा नाम है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत नासाज है। चलिए, तो अब देखते हैं, एक एक करके चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या है क्या नहीं है।
तो बिफोर गोइंग इनटू दीज टॉपिक्स मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। उस एग्जांपल से हम लोग पूरा सिलेबस पहले समझेंगे। उस पूरे सिलेबस को आप अपने दिमाग में एक बार मतलब यू कैन इमेजिन इट। लेट अस सपोज आपको एक पेन बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट करनी है। आपको एक पेन बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, ठीक है। एक अच्छा पेन चाहते हैं, उस पेन का मार्केट प्राइस वगैरह बाद में डिसाइड होगा, लेकिन आप एक पेन बनाने की फैक्ट्री को इंस्टॉल करना चाहते हैं एंड देन यू वांट टू बी लाइक द किंग ऑफ पेन मैन्युफैक्चरिंग। पेन मैन्युफैक्चरिंग के आप किंग बनना चाहते हैं। सो उस पेन के लिए सबसे पहले आप क्या कहेंगे, आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्लान करना पड़ेगा उसके बारे में कि पेन कैसा होना चाहिए, कहाँ से कौन सा मटेरियल उठाऊंगा, इसका जो आगे वाला जो पोर्शन रहेगा वो मेटल का रहेगा कि नहीं, प्लास्टिक का रहेगा कि नहीं, पूरी बॉडी फाइबर की रहेगी या प्लास्टिक की रहेगी या फिर वो मेटल की रहेगी, और स्प्रिंग सिस्टम देना है कि नहीं देना है, रीफिल किस क्वालिटी की होगी और निब की थिकनेस क्या होगी। ईच एंड एवरी डिटेल आप क्या करोगे, प्लान करोगे, ठीक है। उसके बाद आप ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आपको ऑर्गेनाइज कैसे करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि किस किस के पास ये मटेरियल अवेलेबल है। प्लास्टिक का बनाना चाहते हो तो प्लास्टिक किसके पास अवेलेबल है, रीफिल के लिए आप किससे संपर्क कर सकते हो, कौन है, किस तरीके से आप कौन सी मशीन इंस्टॉल करोगे। हर एक चीज़ को आपको एक जगह पर ला करके रखना पड़ेगा। और साथ में उस मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए आपको डिफरेंट वर्कर्स को भी लाना पड़ेगा अपनी कंपनी में, क्योंकि आप अब एक पेन बनाने की कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। जब आप सारे के सारे फील्ड के स्पेशलाइज्ड फील्ड के वर्कर को ले आओगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा कि देखिए आपका डिपार्टमेंट पेन का निब पोर्शन है, आपका डिपार्टमेंट बॉडी पोर्शन है, आपका डिपार्टमेंट होल पूरा का पूरा एस्थेटिक पोर्शन है, पूरा का पूरा पेन कैसा दिखेगा, ईच एंड एवरीथिंग आप क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे। आप बताओगे कि क्या किस तरीके से दिखना चाहिए। उसके बाद आप कंट्रोल करोगे। कंट्रोल किस बात का, कंट्रोल इन द सेंस कि कितना इनिशियल कॉस्ट, कितना फाइनल कॉस्ट लग रहा है, मतलब पूरा का पूरा कॉस्ट कितना लग रहा है, उसको और ज़्यादा रिड्यूस कैसे किया जा सकता है और ज़्यादा कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन सबको मैनेज करना, कि पहले प्लान करना, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, फिर डायरेक्ट करना, फिर कंट्रोल करना, ये पूरा का पूरा किस चीज़ का पोर्शन है, ये है मैनेजमेंट का पोर्शन। और ये जो मैनेजमेंट है इसके फादर कौन है, बेसिक मैनेजमेंट के फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी मैंने बताया पीटर ड्रकर, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, जब आप लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे होगे तो लोगों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हायरिंग करनी पड़ेगी। विदाउट हायरिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल कि लोग आपके पास आएंगे, आपको उनको कुछ ना कुछ सैलरी देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। अभी जैसे कि जब कभी भी आप किसी जॉब पोर्टल पर जाते हैं अपने लिए जॉब सर्च करने, सो वहाँ पर जॉब के नीचे दिया रहता है कि आपका वर्क कैसा रहेगा और आपको करना क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो ये सारा जो पोर्शन है ये नेक्स्ट पोर्शन में दे रखा है कि जॉब एनालिसिस। जॉब मतलब क्या होगा, जो काम है पूरा का पूरा, पेन मैन्युफैक्चरिंग का एक काम है, उसके एनालिसिस कि भैया उसको कैसे कैसे करना है। उसके बारे में आप हायरिंग के लिए क्या दोगे, जॉब डिस्क्रिप्शन दोगे कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन बताओगे कि आपका ये रोल रहेगा, ये आपको करना है, ऐसे करना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट, कम्युनिकेशन, उनसे बातचीत करना, उनको मोटिवेट करना, उनके साथ नेगोशिएट करना है। दीज आर ऑल समवॉट रिलेटेड विथ योर हायरिंग प्रोसेस, जो आप हायर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ से जो पोर्शन शुरू होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों, क्योंकि आप जो पेन मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी बना रहे हो उसमें क्या है, उसमें पैसे लगेंगे और उतना पैसा आपके पास हो हमेशा ज़रूरी नहीं, आपको कहीं ना कहीं से बातचीत करनी पड़ेगी, लोगों से फाइनेंस कराना पड़ेगा। सो वहीं पर आ जाता है डेलीगेशन, वर्किंग एंड नेटवर्किंग। उसके बाद आपको किसी जगह पर बात करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रोजेक्ट अप्रेजल, या आप उसको कह सकते हैं कि सॉरी, या आप कह सकते हैं कि अप्रेजल कैसे देना है लोगों को, जो लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनको कैसे प्रोत्साहित करना है, उनके एडवांसमेंट में कैसे आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप मटेरियल इकट्ठा करोगे उसको कहाँ रखोगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट,
कहाँ रखोगे, किस तरीके से रखोगे, किस जगह पर रखोगे, और साथ में आपकी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, दिस इज व्हाट योर 25 मार्क्स इज ऑल अबाउट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें उतना ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको उतना डेप्थ में इस चीज़ को स्टडी करने की ज़रूरत है। ये हर एक इंसान बेसिक बेसिक इंटेलेक्ट आपका बताता है कि आपको ये सब चीज़ पहले से पता है, बट ऑल यू नीड इज़ अ प्रॉपर फ्रेमिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज, एंड क्या है उसके अंदर आपको एक ओवरव्यू की ज़रूरत है। सो देयर मस्ट बी ए रिक्वायरमेंट कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या यूँ कह लीजिए टॉपिक के लिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। एलिजिबल मतलब इन द सेंस सशक्त हैं, अच्छी तरीके से हैं, उसमें कोई सी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर के इस टॉपिक को समझेंगे तो ये बेहतरीन तरीके से आपके लिए होता चला जाएगा। आई होप ये पूरा का पूरा आप लोगों को पोर्शन क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहले मैनेजमेंट की डिस्कस करते हैं, व्हाट इज मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट व्हाट बिजनेस and organizational activities which is the act of getting people together, एक साथ लाना, and to accomplish a desired goals and objective using available resources efficiently and effectively। इसका मतलब क्या है, पेन मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ले लेते हैं। सो पेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को इकट्ठा करना, गेटिंग पीपल टुगेदर, उन लोगों को इकट्ठा करना। आपका जो मकसद है, आप जो चाहते हैं कि आपको इस देश का सबसे बड़ा पेन मैन्युफैक्चरर बनना है, सो डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए उन लोगों को आप इकट्ठा करेंगे। साथ में आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, पैसा हुआ, इंटेलेक्ट हुआ, ये सब चीज़ें आप उसका बेहतरीन तरीके से यूज़ करोगे और अच्छे तरीके से यूज़ करोगे, एफिशिएंटली यूज़ करोगे, और साथ में इफेक्टिवली मजबूत तरीके से आप उसको यूज़ करोगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, मैनेजमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है, जैसे कि मैंने बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टू टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, एक पर्टिकुलर गोल है। सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो आपके अंडर में वर्क करेंगे, उनके सामने ऑब्जेक्टिव क्या है, पेन बनाना है, बेहतरीन क्वालिटी का पेन बनाना है, ताकि मेरा मालिक, जो आप ओनर हो, ताकि आप क्या कर सको, इस देश का पूरा बहुत बड़े पेन मैन्युफैक्चरर बन सको। मैं एक कॉमन एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप चीज़ें कनेक्ट कर पाओ और आपके दिमाग में एक इमेज बिल्डअप हो पाए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो लेवल्स की बात करेंगे। देखिए, हर कंपनी के अपने अपने मैनेजर्स होते हैं जो मैनेज करने का काम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी में केवल एक मैनेजर रहेगा, कंपनी में अलग अलग लेवल पर अलग अलग मैनेजर रहते हैं। 3 लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर एंड देन टॉप लेवल मैनेजर। तो जो फर्स्ट लेवल रहते हैं, ये सबसे क्या होते हैं, निचले स्तर पे होते हैं, सबसे बेसिक लेवल पर जो रहते हैं वो मैनेजर रहते हैं। ये क्या हो जाएंगे, जैसे सुपरवाइजर हो गए, सेक्शन ऑफिसर हो गए, फोरमैन हो गए। ये क्या करेंगे, ये कंट्रोलिंग का काम करते हैं और बताने का काम करते हैं। साथ में एक बढ़िया बात क्या, कि इमेज बिल्डर रहते हैं, कंपनी के इमेज बिल्डर रहते हैं। अब बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ये जो फर्स्ट लेवल मैनेजर हैं, ये फर्स्ट लेवल इसलिए है क्योंकि, और इमेज बिल्डर किस लिए, इमेज बिल्डर इसलिए हैं क्योंकि दीज पीपल आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। किसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ये, एम्प्लॉयज़ के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। लेट अस सपोज आप इस देश की सबसे बड़ी, वही वापस से एग्जांपल लेते हैं, पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के आप बन गए, भैया आपको बनाना है, एंड यू हायर्ड मी एज योर सुपरवाइजर और सेक्शन ऑफिसर और फोरमैन। आपने मुझसे क्या कहा कि यू आर द इमेज बिल्डर ऑफ दिस कंपनी, आपकी वजह से इस कंपनी की इमेज बढ़ेगी। मैंने कह दिया ठीक है सर, बिल्कुल। तो मैं अपना जो बिहेवियर रहेगा, अपनी जो बातें रहेंगी, अपना जो डायरेक्शन रहेगा, जो ऊपर से मेरे लिए आया होगा, जो आपने मुझसे कहा होगा, मैं उसको किसको कम्युनिकेट करूँगा, जो वर्कर्स रहेंगे उसको मैं कम्युनिकेट करूँगा, और उनको समझाऊंगा कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ द थिंग्स कैन बी डन।
ये मोटिवेशन का भी काम करते हैं, करियर प्लानिंग भी देते हैं, और साथ में क्या फीडबैक देने का काम करते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो पहले लेवल पर डायरेक्ट कांटेक्ट एक मैनेजर का एम्प्लॉयज़ के साथ में रहता है, जो और वर्कर्स के साथ में रहता है। तो उसको पता होता है कि वर्कर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनको ज़रूरत है, या वेदर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट। जो भी वो काम करें उसमें सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है, और ये अच्छी तरीके से उस वर्क को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई दीज पीपल आर कॉल्ड एज इमेज बिल्डर ऑफ कंपनी। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसा कि मैंने कहा ये थोड़ा सा स्लाइड से उधर हो गया, फर्स्ट लेवल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल। तो फर्स्ट लेवल आप समझ गए। नेक्स्ट बात करेंगे मिडिल लेवल की। मिडिल लेवल में क्या हो गया, जैसे जनरल मैनेजर हो गए, ब्रांच मैनेजर हो गए और डिपार्टमेंट मैनेजर्स हो गए। इनका क्या काम है, ऑर्गेनाइज करना एंड डायरेक्ट करना। ये क्या करेंगे, ये डिफाइन डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसीज फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट। मैंने जैसे कहा कि आपने मुझे यहाँ पर रखा, मेरा इंटरेक्शन किसके किसके साथ में, मेरा इंटरेक्शन ढेर सारे वर्कर्स के साथ में, ढेर सारे वर्कर्स के साथ में, कि ये आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये आपका सोचना है, यू नीड दिस, वेदर यू आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। मतलब ये सारे वर्कर्स को मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मेरे ऊपर क्या होगा, मेरे ऊपर एक मिडिल लेवल मैनेजर होगा। ये मैनेजर क्या करता है, ये मैनेजर, दिस मैनेजर के ऊपर भी एक मैनेजर बैठा होता है। इस मैनेजर और इस मैनेजर के बीच में जो मैनेजर है दैट इज कॉल्ड एज मिडिल लेवल मैनेजर। ये क्या करता है, जो पॉलिसीज ऊपर से बन करके आ रही हैं उसको वो नीचे की ओर ट्रांसफर कर देता है। सो डिफाइन एंड डिस्कस इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसीज फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट। सो जो किंग हैं इस पूरे के पूरे पेन एम्पायर के, आपके अंडर में एक और रहेगा, और मैं सबसे अगर निचले नंबर पर हूँ तो मेरे तक वो चीज़ आएगी कि जो ऊपर से कहा गया है। इनका काम क्या रहता है, जो मिडिल लेवल रहता है, मिडिल लेवल में क्या होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। मैं पहले आपको स्ट्रक्चर क्लियर कर दूं। कुछ पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है, जहां पर सबसे लो पर या सबसे निचले पे फर्स्ट लेवल जो रहता है वहां पर ढेर सारे लोग रहेंगे, वहां पर ढेर सारे लोग रहेंगे। उसके बाद जो मिडिल लेवल रहता है उस पर कम लोग रहेंगे, और जो टॉप लेवल रहेगा उस पर सबसे ज़्यादा कम लोग रहेंगे। तो टॉप लेवल का कंट्रोल कुछ लोगों पर, और ये कुछ लोगों का कंट्रोल बहुत सारे लोगों पर, ऐसा करके चलता है कंट्रोल। एंड कंट्रोल के साथ में पॉलिसी ट्रांसमिशन, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, किस तरीके से आपको वर्क करना है, किस डिपार्टमेंट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा डिपार्टमेंट पीछे रह गया, कौन सा डिपार्टमेंट आगे जा रहा है, किस डिपार्टमेंट को और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ईच एंड एवरी डिटेल विल बी डिस्कस्ड बाई मिडिल मैनेजर टू द पर्सन हु इज ऑन द वर्क स्पेस। जो वर्क स्पेस में होगा, वर्क स्पेस मतलब जहां पर एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होंगे, उस मैनेजर तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, मिडिल लेवल मैनेजर्स की होगी। नेक्स्ट बात करें टॉप लेवल मैनेजर। अब ये टॉप लेवल मैनेजर जो है ये क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सीईओ हो गए। ये गोल्स डिसाइड करेंगे, स्ट्रेटजीज प्लान करेंगे और पॉलिसीज़ बनाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कम लोग होते हैं टॉप लेवल पे, सबसे ज़्यादा कम लोग, मिडिल लेवल पे थोड़े ज़्यादा, एंड देन एट द फर्स्ट लेवल देयर विल बी मोर पर्सन। मोबाइलाइजेशन ऑफ आउटसाइड रिसोर्स, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ फैक्टर्स सच एज कॉम्पिटिशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस बाय देम। अब इस चीज़ को समझते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम लेकर के कहाँ पर अटक गया, यस इट इज़ रिकॉर्डिंग, आई थॉट इट वॉजंट रिकॉर्डिंग। सो तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैसे चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या है कैसे नहीं है। तो टॉप लेवल मैनेजर ने क्या किया, टॉप लेवल मैनेजर में कौन आ गया, सीईओ वगैरह। टॉप लेवल विल डिस्कस कि भैया क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इस पर्टिकुलर मंथ में कितने पेन्स मैन्युफैक्चर होने चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस स्टेट में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है पेन्स की तो मैं वहाँ पर पेन भेजूँ। आपका यही सोचना होगा। और साथ में क्या, जो पैसा मुझे बाहर से मिल रहा है, जितना प्रॉफिट मिल रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसको मैं किस डिपार्टमेंट को सौंपूँ, किस डिपार्टमेंट में कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सो उस आउटसाइड रिसोर्सेज को इंक्लूड करना। साथ में ये चीज़ समझना कि मेरे अलावा पेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कितने लोग हैं, कितने लोग उसमें वर्क कर रहे हैं, कितने लोग वर्क नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो कि कहाँ पर कितना कंपटीशन है इस दुनिया में। मतलब आप एक पेन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी बना रहे हो, मान लो उस पेन मैन्युफैक्चरिंग का नाम है, पेन की कंपनी का नाम आपने क्या रखा, ABC रखा।
तो एबीसी के टक्कर में रेनॉल्ड्स भी है, एबीसी के टक्कर में आपका सेलो भी है, एबीसी के टक्कर में आपका ढेर सारे हैं, अप्सरा भी इवन पेंस निकालती है। सो इतने सारे कंपटीशन है, इन सब कंपटीशन को मद्देनज़र रखते हुए जो टॉप लेवल मैनेजर रहते हैं ये अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, और ये टॉप लेवल मैनेजर इस पॉलिसी को कहाँ देते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर पे, एंड देन द मिडिल लेवल मैनेजर गेव इट टू द फर्स्ट लेवल मैनेजर। आई होप ये सब बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ना जैसा कि मैंने बताया कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, एक्चुएट करना एंड कंट्रोल करना। अब ये कुछ कोर्स है, मेनली ये थोड़े हाई लेवल एग्जाम में रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कुछ जो इंपॉर्टेंट कोर्स है ये किसने कहा है, क्योंकि यू विल नेवर नो कि CSIR विल मेक द पेपर टफ और इट विल मेक द पेपर ईजी। अगर ईजी आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्या क्या है, जिसमें है जॉर्ज एंड जेरी ने क्या कहा था, देयर आर 4 फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोल। ऐसे कुछ कोर्स देख लेते हैं। हेनरी फ्योल का नाम वापस से आया। नाउ हु वाज हेनरी फ्योल? हेनरी फ्योल कौन था? हेनरी फ्योल थे आपके फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन थे? हेनरी फ्योल थे। ठीक है, इनका क्या कहना था? इनका कहना था टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। दैट वाज द सेइंग ऑफ हेनरी फ्योल. Luther Gillick has given keyword postcarp. This is going to be very important. बहुत इंपॉर्टेंट है पॉस्टकॉर्प। मतलब क्या हो गया, पॉस्टकॉर्प का लोग बच्चे पढ़ते कहाँ हैं? मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, अच्छा खासा डिटेल में पढ़ते हैं। तो लूथर गिलिक ने दिया कीवर्ड, क्या दिया? पॉस्टकॉर्प दिया, जहाँ पर P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, C स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन, R stands for your reporting and B stands for budgeting. पॉस्टकॉर्प ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है एग्जामिनेशंस में पूछे जाने की। ठीक है, नेक्स्ट, वाइडली एक्सेप्टेड आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय नूट्स एंड ओडोनल, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नोट्स के भी कुछ है थ्योरीज, उसके लिए आपको उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दैट, इतना उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, बाबा प्लानिंग की बात आ रही है, अब एक पोर्शन को समझेंगे अच्छी तरीके से डिटेल में, व्हाट इज़ प्लानिंग एंड ईच एंड व्हाट इज़ कंट्रोलिंग, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड विद डिटेल इटसेल्फ। सो व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये प्लान करना, कोर्स ऑफ एक्शन, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, और साथ में क्या, ये गैप को ब्रिज करने का काम करते हैं, कहाँ पर हैं आप और कहाँ आप जाना चाह रहे हैं। अगर पेन वाले एग्जाम्पल से बोर हो गए हैं, सो लेट अस सपोज आप जो CSIR के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट इसीलिए लेकर के आऊँ ताकि आप लोग थोड़ा सा यू फील एंटरटेन। आप बार बार सेम कनेक्शन माइंड में स्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। आप CSIR के लिए प्रिपेयर करें, तो CSIR के लिए प्रिपेयर करें तो आपका बेसिक फंक्शन मैनेज आप कैसे करेंगे? कुछ लोग वर्किंग होंगे, कुछ लोग लगातार पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैनेज सबको करना है, टाइम मैनेजमेंट सबको करना है। कैसे करना है? तो क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा कि क्या करना है मुझे CSIR के लिए प्रिपेयर करना है, कब करना है? अभी करना है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। हाउ टू डू? उसके लिए आपने काफ़ी सारे रिसोर्सेज देखे, काफ़ी सारे ऑनलाइन मटेरियल सर्च किया, काफ़ी सारे PDF सर्च किए, काफ़ी कुछ आपने सर्च किया। हाउ टू डू उसके बारे में आपने काफ़ी सब कुछ आपने प्रेजेंट किया। नाउ आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स, ये सब आपने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, लेकिन मैनेजमेंट हो गया, एथिक्स हो गया, दीज आर रियली न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, या डिसीजन मेकिंग हो गया। तो कहाँ पर हैं आप और कहाँ पर जाना चाहते हैं? यू वॉन्ट टू क्लियर इट। अभी लेट अस सपोज यू डोंट हैव एनी जॉब, कुछ लोगों के पास जॉब है, दैट यू वांट टू गेट अ वेरी गुड जॉब, तो आप उसको पाना चाहते हैं। उसको पाने के लिए जो बीच का जो गैप है, विच विल रिक्वायर डेडिकेशन, प्रैक्टिस, रिवीजन, ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज व्हाट इज प्लानिंग इज ऑल अबाउट। आप प्लान करते हैं चीज़ों को कि हाउ यू कैन अचीव दैट पर्टिकुलर डिजायर्ड गोल, कि आप CSIR क्रैक कर लें एंड यू विल गेट दिस पर्टिकुलर जॉब। आई होप ये प्लानिंग आपको समझ में आया होगा। नाउ ऑर्गेनाइजिंग इज फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स
involves determining and providing human and non-human resources to the organizational structure. अब ऑर्गेनाइज करना मतलब आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया होगा। अभी ये जो लिखा है उसको अभी छोड़िए, बस एक चीज़ को समझिए। ऑर्गेनाइज कैसे किया होगा? एट द स्टार्टिंग स्टेज, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आया होगा, आपने ढेर सारी यूट्यूब पर वीडियो सर्च किया होगा। यूट्यूब वाले ने ढेर सारा आपको मटेरियल बताया होगा, बुक्स बताई होंगी, ईच एंड एवरीथिंग। आपने देखा होगा कि आपके पास कौन सी बुक्स हैं, आपने उन बुक्स को ऑर्गेनाइज किया होगा, सिलेबस से मैच किया होगा। यू वुड हैव टिक्ड इट, मेनली कि आपने टिक किया होगा कि हाँ ये यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये यहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ में आपने क्या किया कि कुछ टीचर्स की गाइडेंस लिया, ह्यूमन को इंक्लूड किया, और कुछ आपने नॉन ह्यूमन जैसे बुक्स हो गई, पीडीएफ्स हो गई, इन सब का आपने सहारा लिया, ऑर्गेनाइज किया, आपने उनको इकट्ठा करने का काम किया ताकि आप जो भी चाह रहे हो उस चीज़ को हासिल कर सकें। दैट इज़ व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल अबाउट। सो फिजिकल मतलब जो चीज़ अवेलेबल है। फाइनेंशियल मतलब हो गया आपके पास पैसा। कुछ लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन किए, स्टडी IQ वगैरह के 3,500 4,000 के कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, और कुछ लोगों ने आरोहण के ज्वाइन किया, अलग अलग। तो फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स मतलब आपने लोगों की हेल्प ली है, आपने बुक्स की हेल्प ली है, पीडीएफ्स की हेल्प ली है। दैट इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, इज ऑल अबाउट इकट्ठा करना सारी चीज़ों को एक जगह ताकि आप अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच पाएं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे स्टाफिंग की, सो पुट द राइट मैन ऑन द राइट जॉब। इसमें क्या है? इसमें सिलेक्शन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट। तो स्टाफिंग मतलब क्या हो गया? अब स्टाफिंग का अगर एग्जांपल लेते हैं तो मैं, क्योंकि वापस से मैं एग्ज़ाम का नहीं ले सकता, क्योंकि बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट नंबर ऑफ मैन पावर, क्योंकि आप एक सिंगल एंटिटी की तरह। बट फिर भी लेट अस सपोज आपके अंडर में कई सारे लोग वर्क कर रहे हैं और वो आपके लिए CSIR प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं, आपके अंडर में वर्क कर रहे हैं। सो आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को चुना कि हाँ ये सर मुझे अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो आप इसका यूट्यूब लेक्चर फॉलो किए, ठीक है, आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या किया? आपने अपना डेवलपमेंट किया, आपने सेलेक्ट किया दिस पर्टिकुलर टीचर विल टीच मी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दिस पर्टिकुलर टीचर विल टीच मी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। या फिर ऐसे भी आप ले सकते हैं कि जो पेन बनाने की जो कंपनी हमने शुरू में खोली थी, उसमें आपने क्या किया, जो बंदा प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा माहिर होगा उसको आप प्लास्टिक वाले डिपार्टमेंट देंगे। जो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिसको टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, उसको आप देंगे उसकी बॉडी को पूरा का पूरा डिज़ाइन करने के लिए किस तरीके से पेन दिखेगा, ईच एंड एवरीथिंग। सो राइट मैन एट द राइट जॉब। सिंपल सी बात है ना। आपको किसी BA पास स्टूडेंट को आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाला सेक्टर नहीं दे सकते, क्योंकि उसको वो चीज़ समझ में ही नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। सो आप किसी ऑटोमोबाइल इंजीनियर को ही ऑटोमोबाइल वाला सेक्शन देंगे, ऐसे करके पुट द राइट मैन ऑन द राइट जॉब। नेक्स्ट इफ विल टॉक अबाउट डायरेक्टिंग मीन्स मोशन द एक्शन, बताना क्या करना है, स्टार्ट करना, इन्फ्लुएंस करना, गाइड करना उनको, और साथ में क्या, सुपरवाइज करना कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मोटिवेट करना, ठीक है। तो ये सब कुछ किसके अंदर में आता है? डायरेक्टिंग के अंदर में आता है। बात करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना और लीडरशिप दिखाना, दिस ऑल कम्स अंडर योर डायरेक्टिंग, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से अगर यहाँ तक समझ चुके हैं तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। कंट्रोलिंग की बात करेंगे, तो कंट्रोल में क्या करना कि मेजर करना, उस चीज़ को मेजर करना कि आप जो चीज़ करना चाहते थे वो चीज़ कर पाए कि नहीं कर पाए, उसमें कितना डेविएशन आया। अभी एक एक चीज़ डिस्कस कर लेंगे, उसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी थी, कितनी होनी चाहिए थी, और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। जो CSIR का पेपर है उसी का अगर एग्जांपल लें, बाद में टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी रहती है CSIR में। तो टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है? टेस्ट सीरीज़ में आप चेक करते हैं कि लेट अस सपोज द पेपर वाज 200 मार्क्स, लेट अस सपोज टेस्ट सीरीज़ में 200 मार्क्स का पेपर है, उसमें द कट ऑफ फॉर जनरल कैंडिडेट वाज 150, ओके, एंड जो आप स्कोर कर रहे हैं वो 120 स्कोर कर रहे हैं, लेट अस सपोज, ठीक है। सो अब देखिए, अब आप मेजर करेंगे कि कितने नंबर का गैप आया कट ऑफ से, 30 नंबर का गैप आया। तो ये 30 नंबर क्या हो गया? डेविएट कर गए आप जो चीज़ चाहते थे उससे। आपने उसको मेजर कर लिया कि भैया आपकी 120 एक्चुअल परफॉर्मेंस है। साथ में आप क्या किए, आप इस 30 नंबर को कैसे कवर कर सकते हो, इसके लिए आप टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट दोगे उसको आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे, देखोगे कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया, कहाँ आपने सोचने में गड़बड़ किया, कहाँ आपने लिखने में गड़बड़ किया, कहाँ आपने सॉल्व करने में गड़बड़ किया।
ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड इट आउट। उसके बाद ही जाकर के ये 30 नंबर जो है वो कवर हो पाएगा। दैट इज वॉट कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट। आप कंट्रोल करते हो चीज़ों को ताकि यू गेट वॉट यू वॉन्ट। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ओके, सो नेक्स्ट इज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, दैट इज हेनरी फ्योल। यहाँ पर थोड़ा वाइट में है बट आई होप दिख रहा होगा। सो हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल। अभी इन 14 प्रिंसिपल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए पूरा का पूरा मैनेजमेंट को लेकर के। सो हेनरी फ्योल जो थे, हेनरी फ्योल मैंने बताया, हेनरी फ्योल किसके थे? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन थे? आपके हेनरी फ्योल थे। ओके, सो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए। पहला उन्होंने क्या किया? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या हो गया? डिवीजन ऑफ वर्क मतलब वर्क को डिवाइड करना। जैसे कि मैंने कहा कि पेन जो बनाने का है वो किसी एक पर्सन को आप पूरी तरीके से पेन बनाने वाला कार्यभार नहीं सौंप सकते। ऑब्वियस सी बात है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना ये पड़ेगा कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों को सौंपनी पड़ेगी, आप अलग अलग लोगों को देना पड़ेगा। सो आप डिवाइड कर देते हो। कोई इसके लुक्स पर वर्क करेगा, कोई इसके मटेरियल पे वर्क करेगा, कोई इसके निब्स पे वर्क करेगा, रिफिल पे वर्क करेगा। ईच एंड एवरीथिंग जो होगा वो क्या करते हो? आप अलग अलग डिपार्टमेंट को दे देते हो कि दिस विल बी डन बाय दिस पर्सन, दिस विल बी डन बाय दिस पर्सन, दिस विल बी डन बाय दिस पर्सन। तो यही जो है, यही क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क। इसकी वजह से क्या होता है? जो बेहतरीन पर्सन रहेगा, जो निब को देखेगा, एक पर्सन उसकी बॉडी को देखेगा, एक पर्सन पूरे लुक को देखेगा, ये क्या करेगा? बेटर रिजल्ट डील करेगा। क्यों? क्योंकि दीज पर्सन्स विल बी स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन फील्ड। वो पहले से स्पेशलाइज रहेंगे अपनी फील्ड में, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से दे विल प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट। क्यों? स्पेशलाइज इन द रिलेटेड फील्ड। दिस वॉज फर्स्ट एंड दिस वॉज सेकेंड, दैट इज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो मैनेजमेंट कंसिस्ट क्या करता है कि वर्क को किसी भी तरीके से कंप्लीट करना, किसी भी तरीके से कंप्लीट करना, और साथ में क्या कि खुद काम वो चीज़ ना करके दूसरों से काम करवाना, वो चीज़ आना, वो चीज़ आने की जिम्मेदारी। इसीलिए अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बीटेक करने के बाद जो बच्चे एमबीए करते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद जो बच्चे एमबीए करते हैं, उनको पैकेज ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि दे नो दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट में क्या है? वो जानते हैं कि वो काम ये पूरा का पूरा खुद नहीं कर सकते हैं। आप अगर अभी कहो कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि क्या आप पेन मैन्युफैक्चर कर पाओगे, आप कहोगे नहीं, मैं पेन मैन्युफैक्चर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप उन लोगों को जानते हो जो पेन मैन्युफैक्चर बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। दैट इज़ वॉट इज़ मैनेजमेंट इज़। आप उन लोगों को इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना एंड देन काम कराना। सो मैनेजर एक्सरसाइज कर सकते हैं फॉर्मल अथॉरिटी या पर्सनल पावर, जैसा भी सिचुएशन रहेगी इस पर। फॉर्मल अथॉरिटी मतलब कि जो पॉलिसीज़ हैं वो ये पॉलिसीज़ हैं एंड दीज आर द थिंग्स, सो आई एम गोइंग टू यूज़ माई अथॉरिटी। मतलब जैसे कोई टीचर अगर क्लास में एंटर करता है तो अथॉरिटी रहती है ना उसकी, किसी बच्चे को उठा करके बाहर फेंक दिया, ऐसा करके, मतलब पर्सनल पावर हो जाती है उसकी, फॉर्मल अथॉरिटी भी हो जाती है। सो यही है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और इसके साथ में ये जो आपका जो पोर्शन है, दिस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता होना चाहिए कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी मूवी का है? स्पाइडरमैन का है, ठीक है। सो सिमिलरली क्या है? ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पावर को एक्सरसाइज करते वक्त में रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी द पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज प्रॉपरली। नेक्स्ट बात करेंगे डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन इज अ मस्ट। विदाउट डिसिप्लिन नथिंग इज अचीवेबल, ठीक है, सिंपल सी बात है। आप अगर डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे, यू वोंट अचीव व्हाट यू वांट, एज सिंपल एज दैट। सो ओबीडियंस टू अथॉरिटी, ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड सर्विस एंड नॉर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। किस तरीके का परफॉर्मेंस है आपका, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या कैसा क्या करें, पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस चीज़ को एनालाइज करना। और साथ में ओबीडियंस टू अथॉरिटी, जिस भी टीचर को आप फॉलो करें उसकी बातें सुनना, उसका पूरी तरीके से उसको फॉलो करना, दैट कम्स अंडर डिसिप्लिन। सो इट विल इंक्लूड क्या? गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल, और साथ में क्या? एग्रीमेंट्स क्लियर कट होना एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। साथ में क्या कि जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, कोई अगर गलती कर दे तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसीजर लाना। यही सब आता है डिसिप्लिन में। ये कुछ तरीके का आपको एक थ्योरी पता होगी स्टिक एंड कैरेट की। स्टिक एंड कैरेट की, जैसे बचपन में जो लोग 90s के किड होंगे वो तो बहुत मार खाते होंगे।
सो उनको ये चीज़ पता होगी कि अगर गलती करते थे तो टीचर हाथों पर स्केल से मारते थे, बहुत बुरी तरीके से मारते थे। सो दैट वाज स्टिक। और अगर कभी आपने कुछ अच्छा आपने काम कर दिया सो आपको कुछ प्राइज़ वगैरह कुछ मिलता था। स्टिक एंड कैरेट वही है कि कुछ गलत करोगे सो यू विल बी फेसिंग लाइक पेनल्टीज एंड ऑल, कुछ अच्छा करोगे सो यू विल बी गिवन कैरेट, मीन्स रिवॉर्ड भी आप लोगों को मिलेगा। दैट इज़ व्हाट मेक्स अ पर्सन डिसिप्लिन, जो कि ऑनेस्ट बात है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, ये जो कुछ भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये किसके प्रिंसिपल है? हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल है। सो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कमांड एक ही होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कमांड नहीं होने चाहिए। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, अगर उसको रिपोर्ट करना पड़ा एक से ज़्यादा सुपरवाइज़र को, तो क्या होगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा और उस कंफ्यूजन में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्कर है, ये वर्कर वर्क कहाँ करता है? ये वर्कर वर्क करता है आपके पेन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, केवल और केवल किस पे काम करता है? इस पोर्शन पे, जो पेन का आगे वाला फ्रंट एंड होता है वहाँ पर वर्क करता है। अब ये मैन्युफैक्चर कैसा हो रहा है, किसका हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, ये रिपोर्ट कर रहा है अपने मैनेजर पर। लेकिन इसके ऊपर जो मैनेजर हैं वो एक नहीं काफ़ी सारे हैं। तो काफ़ी सारे हैं तो काफ़ी सारे लोगों का अलग अलग दिमाग होगा। ये इसको कुछ और फीडबैक देगा, ये इसको कुछ और फीडबैक देगा, और ये इसको कुछ और फीडबैक देगा, जिसकी वजह से ये जो वर्कर जो एट द एंड लेवल पर रहेगा वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। दैट्स वाई देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब कमांड सेंटर केवल और केवल एक होना चाहिए। ये जिसको रिपोर्ट करे वो कोई एक पर्सन ही हो जो पूरा का पूरा इस डिपार्टमेंट को संभाल रहा हो, पूरा का पूरा इस पोर्शन को संभाल रहा हो, जो भी वर्कर्स इसमें वर्क करें उसको देख रहा हो। दैट इज व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड इज। देन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक दिशा में काम करना, दिशाहीन नहीं, एक ही दिशा में क्या काम करना, इन वर्किंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इटसेल्फ। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया दैट यू वांट टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। आप क्या करना चाहते हैं? आप CSIR क्रैक करना चाहते हैं, आप उसकी तरफ पूरी की पूरी वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग क्या कह रहा है? इंस्टाग्राम देख लो और यूट्यूब पे और दूसरी वीडियोस देख लो, मूवीज़ देख लो, टाइम पास कर लो। तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एक सिंगल पॉइंटेड होना चाहिए, लेकिन दिमाग आपका क्या कह रहा है? इधर उधर आपको डाइवर्ट कर रहा है। नाउ दिस इज व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दे शुड नॉट पुल इन डिफरेंट डायरेक्शन। हर एक का अलग अलग सोच नहीं होना चाहिए, हर एक की कॉमन सोच होनी चाहिए, कॉमन तरीके से वर्क करने की क्षमता आनी चाहिए, ताकि द थिंग कैन बी वर्क एफिशिएंटली एज वेल एज इफेक्टिवली। आप CSIR क्रैक कर पाए अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट अगर बात करें सबऑर्डिनेशन की, सबऑर्डिनेशन मतलब कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कम प्रायोरिटी दे और जनरल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, वापस से उसी का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैं बार बार क्यों ले रहा हूँ? एग्जांपल मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये मैनेजमेंट का जो डर है ये दूर हो सके, और आप इसको एक एज अ वेरी गुड थिंग आप अपने लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ें इससे सीख सकते हैं। इसलिए मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पर क्या सबऑर्डिनेशन मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअल इंटरेस्ट से हटके जनरल इंटरेस्ट पे ध्यान दें। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब वापस से एग्जांपल लेते हैं कि आप प्रिपेयर करें किसके लिए? CSIR के लिए प्रिपेयर करें। तो CSIR में आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये रहेगा कि आप थोड़ा इंस्टाग्राम देख लें, थोड़ा यूट्यूब देख लें, थोड़ा मूवीज़ देख लें, थोड़ा दोस्तों के साथ घूम लें, ये सब आपका क्या है? खुद का इंटरेस्ट है। थोड़ा गेम खेल लें, ये सब आपका क्या है? खुद का इंटरेस्ट है। लेकिन जब आप जनरल इंटरेस्ट देखेंगे, आपके साथ में और भी लोग जो जुड़े हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, जो आपको गाली देते रहते हैं, डांटते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं, ये सब का जो इंटरेस्ट है जो आपके दिमाग में है तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए इंस्टेड ऑफ आपके जो पर्सनल डिज़ायर्स हैं उनके। इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सो मैनेजमेंट जो कंपनी के मैनेजमेंट में होता है उसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? इंडिविजुअल इंटरेस्ट उस केस में क्या आ जाएगा? पैसा। सो पैसा कमाना ही उसके लिए क्या होता है? एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या होना चाहिए? जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए कि व्हाट द कंपनी नीड्स फ्रॉम यू। दैट इज व्हाट इज सबऑर्डिनेशन इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट बात करेंगे रिन्यूमरेशन की। रिन्यूमरेशन क्या होता है? पैसा देना, जो पेमेंट का काम होता है। सो द फर्म शुड बी फेयर, ठीक है, जो जितना वर्क करे उसके हिसाब से होना चाहिए।
फेयर रिन्यूमरेशन इंक्रीजेस क्या, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ाएगा, मोरल बढ़ाएगा और गुड रिलेशन बढ़ाएगा, गुड रिलेशन मेंटेन करेगा किसमें, उनमें और मैनेजमेंट के बीच में अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना है, अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना है तो आप क्या करोगे, आप इसको पैसा दोगे, ये कहेगा कि मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल और अच्छे से वर्क करूंगा, टाइमली पैसा दे रहे हो, 1 तारीख को उसके अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं, तो वो भी खुश कि भैया मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, धक्के नहीं खाने पड़ते या कहीं बात नहीं करनी पड़ती। सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। सो रिन्यूमरेशन शुड बी पेड एंड शुड बी एट वेरी फेयर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, वर्कर का मोटिवेशन बढ़ेगा और वो बेहतरीन तरीके से काम कर पाए विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन वापस से कुछ कुछ मिलता जुलता है किसके, यूनिटी ऑफ कमांड की, बट थोड़ा सा चेंज है। इफ सबॉर्डिनेट्स आर गिवन मोर रोल, अगर ज़्यादा काम दे दिया जाएगा सो जो रहेगा, जो मैंने जो पूरी तरीके से जो काम रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मतलब क्या हो गया, इफ सबॉर्डिनेट्स आर गिवन मोर रोल एंड इंपॉर्टेंस इन द मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इट्स फॉर्म, इट्स डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉयज़ जो हैं, अगर इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ढेर सारा डिपार्टमेंट दिया जाए कि आप निप भी देखो और आप ये भी देखो और आप ये भी देखो, ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्कर ये भी देख रहा है, एक पर्टिकुलर वर्कर ये सेम वर्कर ये वाला डिपार्टमेंट भी देख रहा है, बॉडी वाले डिपार्टमेंट को भी देख रहा है। इसकी वजह से क्या आएगा, इसकी वजह से इनका रोल ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसकी वजह से ये होगा कि ये अपने आप को ज़्यादा पावरफुल सुपीरियर महसूस करेंगे, जिसकी वजह से चीज़ें बनने की जगह बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। स्केलर चेन क्या है, स्केलर चेन इज हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव से लेकर के लोएस्ट तक में। ये किसके लिए यूज़ होता है, स्केलर चेन किसके लिए यूज़ होता है, स्केलर चेन यूज़ होता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। जैसा कि मैंने शुरू में जो आपको मैनेजर्स के बारे में बताया, टॉप लेवल मैनेजर्स, फर्स्ट लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ही इसके बारे में चर्चा होती है कि स्केलर चेन क्या है। स्केलर चेन मतलब क्या हो गया कि कम्युनिकेशन कैसे आएगा, पॉलिसीज़ कहाँ बनेगी, टॉप लेवल पे बनेगी, वो किसको डायरेक्ट करेंगे, वो इन पॉलिसीज़ को भेजेंगे मिडिल लेवल मैनेजर के पास। मिडिल लेवल मैनेजर अब जो अपने अंडर में सुपरवाइज़र वगैरह रहेंगे उनको डायरेक्ट करेगा, बताएगा कि आपको कैसे वर्क करना है, क्या कहना है, नई पॉलिसीज़ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग द मैनेजर विल टेल टू द मिडिल लेवल मैनेजर विल टेल टू द फर्स्ट लेवल मैनेजर। दैट इज़ वॉट इज स्केलर चेन इज़। नेक्स्ट अगर बात करें ऑर्डर की, सो ऑर्डर मतलब क्या होगा, राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एवरी मैन। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, ऑर्डर रहना, ऑर्डरली चीज़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी आपने देखा होगा कि जब आप कभी घर से जल्दी में निकल रहे होते हो तो आप चाबी ढूंढते रहते हो कि चाबी मैंने कहाँ रख दी, चाबी मैंने कहाँ रख दी। अगर वही चाबी सेम जगह पर आप रोज़ रखोगे तो क्या होगा, चीज़ें ऑर्डरली हो जाएंगी और आप वर्क एफिशिएंटली कर पाओगे, अच्छे से वर्क कर पाओगे, आपका दिमाग ज़्यादा इधर इधर उधर भटकेगा नहीं। वैसे ही कंपनी में भी क्या होता है कि हर एक चीज़ की अपनी एक जगह होती है और उसके लिए एक पर्टिकुलर अ पर्सन इज असाइंड फॉर दैट। इक्विटी मतलब क्या हो गया, इक्विटी इज फॉर इक्वालिटी ऑफ फेयर ट्रीटमेंट। एम्प्लॉयज़ क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि सबसे वो बराबर की तरीके से बात करें। मतलब फॉर एग्जांपल आपके अंडर में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो आप उससे अरे सुन बे इधर आ, ये सब करके अगर आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि दे ऑल्सो नीड टू बी रेस्पेक्टेड। आप अगर इस तरीके से बात करेंगे सो ऑब्वियस सी बात है उनको उनको बुरा लगेगा और फिर उसके बाद वो चीज़ें आपको इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट ज़्यादा करेंगी। सो इक्विटी, देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। आपको उनको बहुत सही तरीके से बात करना पड़ेगा, उनको मतलब खुश रखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है खुश रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि आप प्रॉब्लम फेस कर जाओगे, सेम चीज़। सो मैनेज करना इज़ नॉट ओनली अबाउट कि हाँ चीज़ें लेते आए, चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी, हाँ तुम लोग काम करो। फर्स्ट लेवल से लेकर के लोगों से बातचीत तक में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और यहीं पर अगर आप सोचेंगे इक्वालिटी वगैरह की बातें क्यों आ रही हैं, तो इसी के लिए एथिक्स है। अगर आप लोगों को पता होगा किस इंसान से उस पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे वर्क करना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से चीज़ों को समझना है, कौन सा एक्शन लेना है, कैसा बिहेवियर करना है, दैट इज़ व्हाट एथिक्स इज़ ऑल अबाउट। नाउ आई होप आपको ये चीज़ पता लगी होगी फॉर सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हु आर गोइंग टू बी ऑन फर्स्ट लेवल। उनको डायरेक्ट इंटरेक्ट करना होगा एम्प्लॉयज़ से, और उन एम्प्लॉयज़ से इंटरेक्ट करने के लिए उसको पता होना चाहिए कि मैनेज कर कैसे करते हैं।
और मैनेज करने के साथ में जब इंटरेक्शन होगा सो उसको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में उसको किस तरीके का बिहेव करना है। दैट्स वाई ये दोनों के दोनों 25 मार्क्स के इंक्लूड किए गए हैं आपके CSIR, SO और ASO के पेपर में। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। सिमिलर वे में फेयर्स के जो और प्रिंसिपल्स हैं 14 में से ही, वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सन। मतलब ऑब्वियस सी बात है, लेट अस सपोज कोई एक वर्कर है, उसे पता है कि वो केवल और केवल 6 महीने के लिए है। क्या वो वहाँ पर अच्छी तरीके से काम कर पाएगा? नहीं, वो तो कहेगा यार मैं तो 6 महीने में जा रहा हूँ, किसी तरीके 6 महीने बीते फिर मैं निकलूँ यहाँ से। सो आप जब कभी भी हायर करते हो वहाँ पर आप क्लियर कट मेंशन करते हो कि देयर विल बी ए स्टेबिलिटी, कि हाँ आपको फायर नहीं किया जाएगा, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फैमिली, आपको फैमिली की तरह कंसिडर किया जाएगा, और अनलेस और अनटिल यू गो बियॉन्ड द लाइन यू वोंट गेट फायर्ड, ऐसा करके चीज़ें रहती हैं। सो स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है ताकि एम्प्लॉय के दिमाग में अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर के ज़्यादा उतनी टेंशन ना हो। इनिशिएटिव मतलब क्या हो गया? इनिशिएटिव मतलब आप अगर कोई एक एम्प्लॉय आता है कि ये जो प्रोसेस आप निब बनाने के लिए कर रहे हो, दिस इज़, या उसके पॉइंट बनाने के लिए कर रहे हो पेन में, दिस इज़ नॉट एफिशिएंट, बल्कि एक और तरीका है जिससे प्रोसेस एफिशिएंट हो सकता है और इसमें इतनी बचत हो सकती है। मतलब क्या हो गया कि आप उस पर्टिकुलर वर्कर को यू शुड गिव फ्रीडम टू ईच एंड एवरी वन, कि वो आए आइडियाज़ लेकर के, ताकि प्लान को बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट इज एस्पिरिट द कॉर्प्स। दिस इज आई थिंक सो अ लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ताकि टीम स्पिरिट पूरी की पूरी मेंटेन रहे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू ऑफ द MCQs। ठीक है, ये MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए और इस पेपर के लिए, और आपकी प्रिपरेशन में ये हेल्प ज़रूर करेंगे। सो हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के मैंने आपको पहले ही कहा कौन है यहाँ पर। देखिए ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए। ऑप्शन ए इज़ योर मैक्स वेबर। अभी मैंने मैक्स वेबर के बारे में बात नहीं किया, सॉरी फॉर दिस, मैंने मैक्स वेबर के बारे में बात नहीं की अभी। मैंने टेलर के बारे में बात किया, मैंने एल्टन मेयो के बारे में भी नहीं बात किया। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन है? टेलर हैं। थ्योरी मैनेजमेंट नॉर्मल जो स्टार्टिंग मैनेजमेंट थी उसके कौन है? पीटर ड्रकर है, पीटर ड्रकर है। ठीक है, एंड अदर देन हिम योर दिस अरे सॉरी, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फेयोल है। फादर ऑफ ये आपके मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फेयोल। यही तीनों चीज़ डिस्कस किए थे। सो द करेक्ट आंसर विल बी टेलर, द करेक्ट आंसर विल बी टेलर। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इफेक्टिव इफ इट enables इंडिविजुअल टू contribute टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तभी बढ़िया है, मैं हिंदी डब कर रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तभी बढ़िया जब वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इस बात की अथॉरिटी देगा कि वो बढ़िया तरीके से काम कर पाए, और साथ में क्या, कि वो अपना कंट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से दे पाए, अपना कंट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से दे पाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको स्केलर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑब्जेक्टिव, नन ऑफ द अबव। ये आपके सामने ऑप्शन है, ये आपके सामने क्या है? ऑप्शन है। सो अब देखिए यहाँ पर आकर के कन्फ्यूजन हो सकती है, बिल्कुल कन्फ्यूजन हो सकती है। यहाँ पर आपने कुछ कुछ चीज़ें नहीं देखी हैं, कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों ने देख चुके हैं, कुछ कुछ चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब सेम टाइप का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फंक्शनल डेफिनेशन ही होगा, फंक्शनल डेफिनेशन तो फंक्शन से रिलेटेड होता है, क्योंकि आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव से डील करना है। सो इट विल बी यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। सॉरी वहाँ पर मैं थोड़ा फंबल हो गया था। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर के बारे में बात नहीं की है हम लोग, किसके बारे में बात किए हैं हम लोग? फेयल्स के बारे में बात किए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से आप थोड़ा बहुत टेलर के बारे में भी जान जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वाया क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एड्रेस
कि क्या टेलर ने कहा था। अकॉर्डिंग टू टेलर द वन बेस्ट वे टू डू वन वे ऑफ डूइंग ईच टास्क इज टू increase its productivity in organization. It was the management responsibility alone to find out the best way. अब देखिए, दो बार हो गया क्या, चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते तो सही रहता, नहीं होगा, जूम आउट नहीं होगा। सो देखिए टेलर ने क्या, असर्शन रीजन, हमेशा मैं आप लोगों को एक ट्रिक देता हूँ असर्शन रीजन डील करने के लिए। जब कभी भी आप असर्शन रीजनिंग पढ़ें, सो मैक्सिमम आउट ऑफ 190% केसेस में ये होता है कि आप असर्शन पढ़ने के बाद बिकॉज लगाएं, उसके बाद आप रीज़न पढ़ें, तो आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। वापस से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ईच टास्क लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट वॉज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन टू फाइंड आउट द बेस्ट वे। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों में कनेक्शन बेहतर तरीके से नहीं बैठ पा रहा। बेहतर तरीके से क्या नहीं बैठ पा रहा, कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा। कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा मतलब बिकॉज के बाद अगर आप पढ़ेंगे इट वाज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दैट इज एब्सर्ड साउंड करता है, इंग्लिश सेंटेंस भी प्रॉपर नहीं बनेगा। सॉरी फॉर द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो अब अगर देखेंगे दोनों में जब कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा, सो आपको ही पता है कि द ऑप्शन विल बी नीदर वन नॉट टू। क्यों? क्योंकि कनेक्शन नहीं बैठ पाया, बिकॉज लगाया आपने, क्योंकि यहाँ पर क्या, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस चीज़ को आप कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन वाले में आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो कि बन नहीं पा रहा है। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, सो आपको पता है कि टेलर ने जो कुछ भी कहा हो, मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से बता रहा हूँ क्वेश्चन को डील कैसे करना है, कि वन वे ऑफ डूइंग ईच टास्क लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, एक तरीके से अगर काम होगा तो जाकर के प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस बात को कोई भी कह सकता है, हाँ ये बात सही भी, जेन्युइन भी लग रही है। रीज़न क्या है? रीज़न ये दिया है कि इट इज़ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है, पूरी तरीके से मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि एक बेहतरीन रास्ता निकालना? नहीं, केवल और केवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी रास्ता निकालने की। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी A is correct and R is incorrect. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, कौन थे आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर टेलर। ठीक है, सो वापस से टेलर के ही क्वेश्चन को डील करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉमनली एसोसिएटेड विद द साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसके अगर ऑप्शन पढ़ेंगे ढंग से तो क्या क्या है? पहला ऑप्शन ये है, मैनेजर्स ऑफन implement only the increased output part of the plan. Managers allow worker to share benefit, thus increase labor cost. Jobs become oversimplified and repetitive, often replaced by new technology. Workers feel comfortable due to job security and practiced work. And then workers do not feel comfortable because of heavy pressure of work. अब देखिए, जो कुछ भी कहा हो टेलर ने, अभी तक हमने टेलर को डिस्कस नहीं किया, हमने फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल को डिस्कस किया है। हमने किसको डिस्कस किया? हमने फेयोल्स के प्रिंसिपल को डिस्कस किया है, बट हमने टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अभी डिस्कस नहीं किया है। लेकिन फिर भी एज अ मैनेजर जो कि कभी ना कभी आप बनोगे, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ सोचना होगा, एक एक करके पॉइंट को पढ़ना होगा। मैं चाहता हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट किया, आप लोग अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो, सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू पुट एन एफर्ट विदाउट हैविंग एनी एक्सटर्नल सोर्स, कि आप इसको स्कैन कर लो या कहीं गूगल से चेक कर लो या कहीं और से चेक कर लो। मैं नहीं चाहता कि आप ये सब काम करो। आप काम केवल और केवल ये करो, एक एफर्ट डालो, एक एक चीज़ को ढंग से पढ़ो। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, उसके हिसाब से फिर ये ऑप्शन चूज करो एंड देन कमेंट इट डाउन। डोंट सेंड मी ऑन टेलीग्राम, इट्स अ रिक्वेस्ट, डोंट सेंड मी ऑन टेलीग्राम, सॉरी फॉर दिस, डोंट सेंड मी ऑन टेलीग्राम। जस्ट डू वन थिंग, कि आप इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए टेलर का। भले ही अभी तक मैंने टेलर डिस्कस नहीं किया, लेकिन जब टेलर डिस्कस करूंगा तब ये सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। लेकिन ओवरव्यू देने के लिए कि आप लोग ये सारे क्वेश्चंस भी डील कर सकते हैं इजीली,
तो इसके लिए मैंने ये वाले क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। ठीक है, एक बार कोशिश करिएगा, मैं यही चाहता हूँ कि एक बार जस्ट यू पुट एन एफर्ट टू इट विदाउट कि आप कहीं और की हेल्प मत लीजिएगा, क्योंकि जब आप कहीं और की हेल्प ले लेते हैं या गूगल वगैरह की हेल्प ले लेते हैं तो क्या होता है कि आपका माइंड जो रहता है ना वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाता जिस तरीके से वर्क करना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन अहेड, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। अब हेनरी फ्योल के बारे में बात आई है तो हेनरी फ्योल हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में है आपका, ये टिक क्यों नहीं हो रहा, यस, डिसिप्लिन, डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, इक्विटी, इंस्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, हमने डिसिप्लिन की बात की थी, हमने यूनिटी ऑफ कमांड की भी बात की थी, हमने इक्विटी की भी बात की थी, हमने किसकी बात की थी, इंस्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की हमने बात नहीं करी थी। इंस्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात हमने नहीं करी थी। सो द करेक्ट आंसर विल बी once again I am going to give you this particular as a homework। जब आप ये देखो तो इसका भी क्वेश्चन कमेंट कर देना, लिख देना कि वन क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर तो कुछ होगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है, क्वेश्चन नंबर नहीं होगा तो केवल और केवल आपको लोग क्या करना है, वन इसका आंसर ये प्रीवियस क्वेश्चन का, टू इसका आंसर ये तो हेनरी फ्योल पढ़े हैं, तो हेनरी फ्योल में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप गलती कर भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हेनरी फ्योल आप लोग पढ़ चुके हो, सो मैं चाहता हूँ कि हेनरी फ्योल वाले पोर्शन को आप एक बार खुद आंसर करने की कोशिश करो। इसमें थोड़ा करेक्ट होने के चांसेस आपके होने चाहिए, इसमें थोड़ा करेक्शन के आपके उम्मीद रहेगी मुझे कि करेक्ट रहेगा। वापस से अगर देखेंगे तो क्या है, डिसिप्लिन के बारे में बात हुई थी, यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बात हुई थी, इक्विटी के बारे में बात हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन ऐसी कुछ बात नहीं हुई थी, हमने कुछ और बात किया था उसमें, वो पार्ट ज़रूर है लेकिन पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। हमने इंस्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात नहीं की। चलिए आंसर बता ही दिया मैंने लगभग, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग अभी तक वीडियो देखे तो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। नाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के ऊपर आ जाता है, कौन सा है जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को जो ज़्यादा सही है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी, कोऑपरेशन एंड पर्सनल एफिशिएंसी लेवल, लीजियर टाइम, वर्क एनवायरमेंट, हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज एंड रिलेशन विद एम्प्लॉयर, वर्किंग आवर, प्रॉफिट फ्रॉम वर्क, वर्क स्पेसिफिकेशन एंड लीजियर टाइम बेनिफिट, रूटीन वर्क, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, मोटिवेशन एंड पनिशमेंट। इसमें से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा आपका प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। वापस से साइंटिफिक मैनेजमेंट किसका, साइंटिफिक मैनेजमेंट वापस से किसका पोर्शन है, टेलर का पोर्शन है। वापस से किसका है, टेलर का पोर्शन है। सो ऑब्वियस सी बात है, अब आप एक एक चीज़ देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के तरीके क्या क्या होंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट आप मतलब वो थोड़ा सा इट विल बी अ टाइप ऑफ रोबोट इटसेल्फ, उसमें उतना सोचने की जरूरत नहीं है। रोबोट क्यों, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वो एक तरीके का थ्योरी डेवलप कर दी गई कि हाँ इसी तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। सो नाउ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी, कोऑपरेशन, पर्सनल एफिशिएंसी लेवल एटसेट्रा, लीजर टाइम, वर्क एनवायरमेंट बढ़िया होना चाहिए, दोस्ती यारी होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर्स के साथ, वर्किंग आवर कैसा होना चाहिए, कितना पैसा मिल रहा है, स्पेसिफिकेशन, और साथ में क्या उसमें फ्री टाइम कितना मिल रहा है, रूटीन वर्क कैसा है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है, मोटिवेशन क्या मिलेगा, पनिशमेंट क्या मिलेगा, इन सब से डील नहीं करता साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज व्हाट, साइंस, इट इज़ नॉट रूल ऑफ थंब। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग जगह पर अलग अलग लगेगा। हार्मनी होनी चाहिए बिल्कुल, साथ में कोऑपरेशन होना चाहिए, कहाँ पर फोकस होना चाहिए, पर्सनल एफिशिएंसी पर फोकस होना चाहिए, जहाँ से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। Next, which one of the following principle of management states that for a group of activity having the same objective there should be one head and one plan। Now one head and one plan मतलब एक दिमाग और एक काम, एक प्लान, एक दिमाग और एक प्लान। ढेर सारा दिमाग नहीं होगा तो कंफ्यूजन कम से कम होगा। सो यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं, यूनिटी ऑफ कमांड कर चुके हैं, उसके बाद क्या कर चुके हैं हम लोग, डिवीजन ऑफ वर्क कर चुके हैं, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कर चुके हैं। ये सब चीज़ हम लोग कर चुके हैं। सो क्या ये आप करेंगे कि यहाँ पर डिस्कस करें। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट, नहीं अभी दो क्वेश्चन और बचे हैं। सो क्या किया जाए, चलिए डिस्कस कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ताकि आप लोग के ऊपर भी ज़्यादा ना आए, आप लोग भी कहोगे इतना ज़्यादा दे दिया करने को। ठीक है चलिए,
तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम है, देयर शुड बी वन हेड वन प्लान। ये क्या आ जाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड में के अंतर्गत में आ जाएगा। किसके अंदर में आ जाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड के अंतर्गत में। वन हेड वन प्लान, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, वन हेड वन प्लान जहाँ तक है, यूनिटी ऑफ कमांड विल बी द राइट आंसर। just a moment, I have some doubt, just a moment, let me just क्रॉस रेफरेंसेस, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कुछ मैं गलत बताऊं। सॉरी, मैं बोल रहा था मुझे थोड़ा सा डाउट था। यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्यों होगा ये भी बता देता हूँ। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या हो गया कि सब एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर गोल की तरफ काम करेंगे। सो ये स्टेट क्या करता है कि हर ग्रुप का एक सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसका मतलब क्या है, वन हेड एंड वन प्लान। दैट इज व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज। सॉरी फॉर दिस, मैं यहाँ पर थोड़ा फंबल हो गया था, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो हो जाता है। नेक्स्ट, डैश इज द साइंटिफिक थ्योरी टेक्निक विच वॉज डेवलप्ड बाई F.W. टेलर। टेलर के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। कौन सी स्टडी थी, असेंबली लाइन के दौरान में। देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन। असेंबली लाइन, असेंबली लाइन मतलब जहाँ पर चीज़ें असेंबल होती हैं, जहाँ पर चीज़ें असेंबल की जाती हैं, एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ मिलाया जाता है, एंड देन आपका पूरा का पूरा फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर टेलर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के भी बच्चे पढ़ते हैं, द करेक्ट आंसर विल बी मोशन स्टडी, मोशन स्टडी। सो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मेक श्योर अगर आप न्यू हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिए। कोई दिक्कत रही हो, डाउट रहा हो इस लेक्चर में, कोई आप गाइडेंस देना चाहते हैं मुझे ताकि मैं और अच्छे से बता पाऊँ, सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। हाँ, मैंने टाइम एक्स्ट्रा लिया है, ज़्यादा लिया, बट मैंने उसको अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। टेंशन ना लीजिए, मैं ये सब्जेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूंगा। आई थिंक आई विल बी एबल टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट एंड एथिक्स बोथ बाय द एंड ऑफ संडे तक मैं पूरा कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। और प्लीज़ मेक श्योर करिएगा दोनों क्वेश्चंस के जो मैंने बताया आपको, तो उन दोनों क्वेश्चंस को आप प्लीज़ मेक श्योर करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा उसके करेक्ट आंसर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट अप। अपने आपके सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। इफ़ यू विल शेयर इट, आई विल बी फीलिंग ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, हैव अ वेरी हैप्पी प्रिपरेशन। थैंक यू।